गुड इवनिंग। मेरा नाम वरुण है और आप सबका ज्ञान बिंदु बीपीएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आप सबको आज पता है कि 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और इस बार 72वीं बीपीएससी में कुल 1230 पद दिए गए, जिसमें 451 पद लेवल 9 के हैं, 776 पद लेवल 7 के हैं और 3 जो पद है वो लेवल आपके 6 के दिए गए हैं। बहुत बड़ी बम्पर बहाली है और इस बार इसमें बहुत सारे ऐसे जो पद हैं, लगभग 150 से अधिक ऐसे पद हैं जो विशेष विषयों के लिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब पर चैट कम कीजिए, बहुत चैट होता है, और थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। और अभी जो आगामी एग्जामिनेशन है, आप पता है कि जीएस में अब जो करंट अफेयर की वेटेज है वो बहुत ही अधिक बढ़ गई है। खास करके जो सिविल सर्विसेज है इसमें बहुत अधिक बढ़ गई है बीपीएससी में, और करंट को थोड़ा सा ठीक से पढ़ना है। और अभी करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, वो है बजट। आज सेंट्रल बजट का ये लास्ट क्लास है और कल के क्लास से हम लोग बिहार बजट को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए और फिर हम इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा समय पे लाइव आ जाइए क्योंकि मैं ऑन टाइम रहता हूँ और अभी 1.5 घंटे का क्लास है, हो सकता है आगे चल करके इसको 2 घंटे का कर दूं, क्योंकि ये जो बीपीएससी की नोटिफिकेशन आई है, ये नोटिफिकेशन के तहत जुलाई के अंतिम सप्ताह में 30 जुलाई तक बीपीएससी के द्वारा ये एग्जाम को कंडक्ट करवा दिया जाएगा, जैसा अभी तक की संभावना है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो बीपीएससी ऑन टाइम, जो बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में समय दिया है उस समय पे एग्जाम वो ले लेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन भी होते रहना चाहिए और साथ ही साथ करेंट का जो डेटा है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो डेटा है, डाटा बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। और आपको बता दूं कि अगर 30 प्रश्न अगर करंट के आते हैं तो इसमें लगभग 10 से 15 जो प्रश्न है वो डेटा बेस्ड होते हैं। इसलिए डेटा बेस्ड प्रश्न पे अधिक फोकस करना है। सिर्फ करंट पढ़ने से, वो समसामयिकी पढ़ने से कुछ होने को नहीं है, डेटा पढ़ना बहुत आवश्यक है। और आज का जो आपका सेशन है इसमें हम राजकोषीय आंकड़े को पढ़ेंगे, हम फिजिकल डेटा को इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम जितने प्रकार के घाटा होते हैं बजट में उन सभी के घाटा को हम पिछले बजट से तुलना करके पढ़ेंगे। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि अपकमिंग जितनी भी एग्जामिनेशन है या जो प्रीवियस एग्जामिनेशन है उसमें यह देखा गया है कि डेटा का तुलना करके दिया जाता है कि पिछले वर्ष में इतना था, इस वर्ष में कितनी की ग्रोथ हुई, या भाई पिछले वर्ष में इतना था, उसके पिछले वर्ष में फाइनल कितने की ग्रोथ हुई थी। तो इन सब टाइप के प्रश्न अब पूछे जाते हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मैं एक बार थोड़ा सा पहले के जो क्लास है उसको रिकॉल कर दूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमारे जो बजट के 3 कर्तव्य थे उन तीनों कर्तव्य को पढ़ा था, जिसमें तीसरा कर्तव्य था सबका साथ सबका विकास। इसके बाद जो दूसरा कर्तव्य था वो था आकांक्षाएं पूर्ति और क्षमता का निर्माण। और जो बजट का, इस बार के बजट का जो प्रथम कर्तव्य है वो प्रथम कर्तव्य है आर्थिक समृद्धि को तेज और सतत करना। आर्थिक समृद्धि को तेज और सतत करना। साथ ही साथ इस बार सामाजिक विकास के लिए, साथ ही साथ इस बार सरकार ने इस बजट में सामाजिक विकास के लिए यह कहा है कि सामाजिक विकास अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेवा के साथ साथ मानव पूंजी पर बल देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये विकास होना संभव है, अन्यथा ये विकास होना संभव नहीं है। इसीलिए सरकार ने इस बजट के कर्तव्य में मानव विकास के ऊपर भी बल दिया है, जो कि दूसरे कर्तव्य में सरकार बजट कहती है कि सेवा क्षेत्र और मानव पूंजी सामाजिक गतिशीलता के दोहरे इंजन है। मैं कल भी बताया था, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस बजट में सामाजिक गतिशीलता के दोहरे इंजन के रूप में किनको रखा गया है। तो पहला इंजन है सेवा क्षेत्र और दूसरा इंजन है मानव पूंजी। तो मैंने कल भी इसको रिकॉल करवाया था और मैं हमेशा प्रीवियस जो हमारा क्लास होता है उसको रिकॉल में जरूर करवाता हूं। तो आज जो हमारा शुरू होता है वो शुरू होता है राजकोषीय आंकड़े से। मैंने प्रथम क्लास में आपको बताया था कि बजट की जो संरचना है, बजट की जो संरचना है, ये संरचना के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं।
एक साइड में है सार्वजनिक व्यय और दूसरे साइड में है सार्वजनिक प्राप्ति। ठीक है, ये दो भाग हैं। सार्वजनिक व्यय के भी दो भाग हैं, एक है राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, और दूसरा है पूंजीगत व्यय। दूसरा क्या है? पूंजीगत व्यय। ये जो प्राप्ति है इसके भी दो प्रकार हैं, और एक को हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं राजस्व प्राप्ति और दूसरे को क्या कहते हैं? पूंजीगत प्राप्ति। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले जो हमारी क्लास हुई थी उस पहले क्लास में मैंने आपको इसको बताया था। आज हमें इसी का डेटा पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका जिक्र कर दिया। चलिए हम सबसे पहले इस डेटा को देखते हैं कि इस बार के बजट का ये डेटा क्या है, पिछले साल के बजट का ये डेटा क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो समाज कल्याण का काम होता है, जो किसके लिए? समाज कल्याण का कार्य होता है, इस समाज कल्याण के लिए जो खर्च की जाती है उसे राजस्व व्यय में काउंट किया जाता है। और जो आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक विकास के लिए खर्च किया जाता है, उस आर्थिक विकास के खर्च को किसमें शामिल किया जाता है? पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है। वही सरकार की वैसी प्राप्ति जिसके लिए सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का आर्थिक दबाव नहीं बनता है, उसको हम कहते हैं राजस्व प्राप्ति। कोई इकोनॉमिकल प्रेशर नहीं है, लेकिन जिस प्राप्ति के लिए सरकार के ऊपर जो कर्ज है, कर्ज का बोझ, सरकार के आय में कमी, इन सब के कारण प्राप्ति होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। तो ये जो सरकार की बजट है, केंद्रीय बजट या राज्य बजट है, इसके कितने पहलू हैं? दो पहलू हैं। एक साइड में सरकार कहां से कितना पैसा लाएगा और दूसरी साइड में सरकार कहां पे कितने पैसा को खर्च करेगी। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा इस डेटा को पूरा ठीक से देखते हैं, क्योंकि सारा का सारा खेल इस डेटा का है। यहां पर 4 कॉल्यूम है। 2024-25 का फाइनल डेटा है, 2025-26 के बजट का अनुमानित डेटा है, 2025-26 के बजट का संशोधित डेटा है, और 2026-27 जो अभी करंट बजट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अनुमानित डेटा है। कहेंगे सर अनुमानित डेटा और संशोधित डेटा और वास्तविक डेटा में क्या अंतर है? देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो बजट है, ये बजट आया कब? तो ये बजट को पेश किया गया है 1 फरवरी 2026 को, और जिस समय ये पेश किया गया इस समय वित्तीय वर्ष चल रहा था 2025-26। वो भी 2025-26 का मात्र ये 9 महीने का डेटा है। कितने महीने का डेटा है? 9 महीने का डेटा है। लेकिन जिस समय ये बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2026 को, उस समय 2024-25 जो बजट है, उस समय 2024-25 जो बजट का अवधि है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अर्थात 2024-25 का जो हमारे पास डेटा है वह वास्तविक डेटा है, लेकिन 2025-26 का हमारे पास वास्तविक डेटा नहीं है, क्योंकि 2025-26 के मात्र अप्रैल से दिसंबर तक का ही कैलकुलेट किया गया है। कब तक का? अप्रैल से दिसंबर तक का। अप्रैल से दिसंबर तक का ही डेटा कैलकुलेट किया गया, इसीलिए 2025-26 का जो है वो अनुमानित डेटा के साथ साथ संशोधित डेटा है, वास्तविक डेटा नहीं है, क्योंकि ये बजट पेश कब किया जा रहा है? 1 फरवरी 2026 को ये पेश किया जा रहा है। इसीलिए इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है 2024-25 का वास्तविक डेटा, 25-26 का अनुमानित डेटा जो 2025-26 के बजट पेश करने के समय सरकार दी थी। तीसरा 2025-26 का संशोधित डेटा, जो डेटा 2026-27 के बजट के समय सरकार पेश की है, और चौथा 2026-27 का अनुमानित डेटा जो बजट में ऑलरेडी दिया गया है। चलिए, इसमें सारे डेटा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें जितना मैंने अंडरलाइन किया वो महत्वपूर्ण डेटा है। जैसे पहला है अंडरलाइन आपका राजस्व प्राप्ति,
पहला जो अंडरलाइन है वो कौन है? राजस्व प्राप्ति, दूसरा पूंजीगत प्राप्ति, तीसरा उधार, चौथा कुल प्राप्ति, पांचवा कुल व्यय, छठा ब्याज, सातवां पूंजीगत अस्तियों के सृजन हेतु सहायक अनुदान, इसके बाद आठवां प्रभावी पूंजीगत व्यय, नौवां राजस्व घाटा, 10वां प्रभावी राजस्व घाटा, 11वां राजकोषीय घाटा और 12वां प्राथमिक घाटा। बस यही 12 डेटा को अगर आप ढंग से याद कर लेते हैं तो ये प्रक्रिया हो जाती है। इसमें भी बहुत ही सटीक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। इस डेटा को अगर आप ठीक ढंग से 2 बार अभी मैं रिपीट कर दूं तो आसानी से याद हो जाएगा। बजट में क्या होता है कि इस बार का जो कुल बजट है, अर्थात इस बार की जो बजट में खर्च और प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 53,47,315 करोड़। कितना है? 53,47,315 करोड़। 53,47,315 करोड़ इस बार का बजट है। अर्थात सरकार की प्राप्ति भी उतनी होगी और सरकार का इस बार जो व्यय होगा, व्यय भी कितना होगा? 53,47,315 करोड़ का होगा। अर्थात सरकार की कुल प्राप्ति और सरकार की कुल व्यय दोनों बराबर होती है, तभी बजट सफल होगा, अन्यथा बजट सफल नहीं होगा। चलिए, तो इस बार जो सरकार का कुल प्राप्ति और कुल व्यय है, वो कुल प्राप्ति और कुल व्यय कितना है? वो कुल प्राप्ति और कुल व्यय है 53,47,315 करोड़। इसलिए इसको 53.47 लाख करोड़ भी शॉर्ट में कहा जाता। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 53.47 लाख करोड़। कितना लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? तो इसको हम लिखेंगे कि 53.47 लाख करोड़ भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे प्राप्ति के भी 2 भाग हैं, व्यय के भी 2 भाग हैं। प्राप्ति के 2 भाग कौन है? राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। और राजस्व प्राप्ति हमेशा हमारा अधिक होता है और पूंजीगत प्राप्ति कम होती है, और राजस्व व्यय भी हमारा अधिक होता है, पूंजीगत व्यय हमारा कम होता है। तो इस बार सरकार के द्वारा जो राजस्व प्राप्ति की जाएगी, अर्थात जो हमारे 53,47,000 करोड़ का जो खर्च है, इसमें से राजस्व प्राप्ति से कितना पैसा आएगा? 35,33,150 करोड़। कितना आएगा? 35,33,150 करोड़। और इस बार सरकार के द्वारा पूंजीगत प्राप्ति से कितना पैसा आएगा? पूंजीगत प्राप्ति से आएगा 18,14,165 करोड़। तो आपको यहां पता चल गया कि प्राप्ति में सर्वाधिक प्राप्ति किससे आती है? राजस्व प्राप्ति से आती है। राजस्व प्राप्ति सबसे अधिक आती है, पूंजीगत प्राप्ति सबसे कम होता है। राजस्व प्राप्ति इस बार 35,33,000 करोड़ है और पूंजीगत प्राप्ति इस बार 18,14,000 करोड़। और कुल हमारा जो बजट है वो 53,47,000 करोड़ का बजट है। अब जो हमारा राजस्व प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत भी 2 आते हैं। एक होता है कर, दूसरा होता है गैर कर। दूसरा क्या होता है? गैर कर। तो यहां के अंदर भी 2 प्राप्ति है, कर और गैर कर, जिसमें कर से अधिक प्राप्ति होती है, गैर कर से कम प्राप्ति होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये जो डेटा इसमें आप साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार कर से जो प्राप्ति आएगी वो 28,66,000 जाएगी। 35,33,000 में 28,66,000 कर से आएगा और 6,66,000 अन्य क्षेत्रों से आएगा, अर्थात गैर कर से आएगा। तो इस बार कर से कितना आना है? कर से आना है 28,66,000 और इस बार जो गैर कर है, गैर कर से कितना आएगा? तो गैर कर से प्राप्ति आएगी 6,66,000। तो हमेशा याद रखिएगा कि राजस्व प्राप्ति में भी सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन है? कर है। और दूसरा स्रोत कौन है? गैर कर। दूसरा हमारा जो प्राप्ति है वो है पूंजीगत प्राप्ति। और पूंजीगत प्राप्ति में सबसे बड़ा जो हमारा प्राप्ति का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या है? वो हमारा है कर्ज और उधारी। क्या है? कर्ज और उधारी। और आप देखिए कि 53 लाख करोड़ का बजट है और लगभग हम 16,95,000 करोड़, राउंड फिगर में 17 लाख कहिए तो 17,51, लगभग 30% से अधिक हम कर्ज और उधारी लेते हैं। और याद रखिएगा कि हमारा सबसे बड़ा जो प्राप्ति होता है, सबसे बड़ा प्राप्ति, कुल प्राप्ति का सबसे बड़ा जो अंश है वो किसका है? तो उधारी और अन्य देयता का होता है। कितना होता है? तो इस बार का जो लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग 16,95,000 करोड़ का है। अर्थात इस बार सरकार
उधार और अन्य देयता से कितना पैसा लेगी, तो ये कुल 16,95,000 करोड़ लेगा। तो आप देखिए कि हमारा जो पूंजीगत प्राप्ति वो 18,14,000 है, इसमें 16,95,000 उधार से है, अर्थात पूंजीगत प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, उधार, और राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कर। तो हमेशा याद रखिएगा कि राजस्व प्राप्ति में सबसे बड़ा स्रोत कौन है, कर, और पूंजीगत प्राप्ति में सबसे बड़ा स्रोत कौन है, उधार और अन्य देयता। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारा व्यय भी है, हमारा क्या है, व्यय है। व्यय के भी कितने भाग हैं, तो हमारे व्यय के भी दो भाग हैं। कौन कौन, एक है राजस्व व्यय और दूसरा हमारा कौन है, पूंजीगत व्यय। ये हमारा व्यय का है, ये राजस्व व्यय है और ये हमारा पूंजीगत व्यय। अर्थात इस बार सरकार के कुल व्यय में, इस बार सरकार के कुल व्यय में जो हमारा राजस्व व्यय है वो कितना है, वो है 41,25,000 करोड़, और हमारा जो पूंजीगत व्यय है वो मात्र कितना है, वो हमारा है 12,21,000 करोड़, जो हमारे जीडीपी का 3.1% है। जो याद रखिएगा मैंने पहले बताया है, ये 3.1% ऑफ जीडीपी है, 3.1% ऑफ जीडीपी, जो कि पिछले साल 11 लाख करोड़ था। जस्ट यहीं पे देख लीजिए, पिछले साल जो लक्ष्य लिया गया था वो लिया गया था 11,21,000 करोड़ का, जो कि वास्तव में जो खर्च हुई है, अनुमानित जो संशोधित खर्च है वो कितना है, 10,95,000 करोड़। और इस बार सरकार ने पूंजीगत व्यय पर कितना का लक्ष्य रखा है, तो वो रखा है 12,21,000 करोड़ का पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है, जो हमारे जीडीपी का 3.1%। अब यहां पे बात आती है कि यार ये जो खर्च, ये जो प्राप्ति है, इसमें अनबैलेंस है। जैसे आप देखिए कि राजस्व से प्राप्ति कितना हो रहा है, 35,33,000, और राजस्व पे व्यय कितना है, 41,25,000। तो राजस्व आ कम रहा है और खर्च अधिक हो रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई आ रहा है मात्र कितना, तो आ रहा है कितना, आ रहा है तो 35,33,000, और खर्च कितना हो रहा है, 41,25,000, और लगभग 6 लाख करोड़ का डिफरेंस है। और यहां पर क्या है कि प्राप्ति कम है और खर्च ज्यादा है, और इसी को हम कहते हैं राजस्व घाटा। इसी को क्या कहते हैं, राजस्व घाटा। और राजस्व घाटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको मैं यहां भी बता दूं कि राजस्व घाटा का साफ साफ फॉर्मूला है, आप कॉमन उसको याद कर सकते हैं कि राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति को आप क्या करें, घटा देते हैं, इसी को राजस्व घाटा कहते हैं। और इस बार आप देख रहे हैं कि लगभग हमारा 6 लाख करोड़ का घाटा है, जिसको एग्जैक्ट अगर पॉइंट देखा जाए तो 5,92,344 करोड़ का घाटा है, जो हमारे जीडीपी का कितना प्रतिशत है, 1.5% है। मैं पहले एक बार बता दूं इस घाटा के बारे में, फिर हम आपको बताएंगे। एक बार मैं चारों घाटा के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व घाटा की, राजस्व घाटा की। तो घाटा जब शब्द हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार आमदनी कम खर्च ज्यादा तो घाटा। तो राजस्व घाटा का क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। इसी को हम क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। व्यय अधिक है, प्राप्ति कम है। व्यय है 41 लाख करोड़ का, प्राप्ति है 35 लाख करोड़। तो हम कहेंगे भाई प्राप्ति कम, व्यय अधिक, तो घाटा। दूसरा, आप यहां पे देखे हैं इस डेटा में कि सरकार अपने इस 53,47,000 करोड़ के खर्च को पूरा करने के लिए 16,95,000 करोड़ रुपया कर्ज ले रही है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की वास्तविक प्राप्ति उसके वास्तविक खर्च के बराबर नहीं है। सरकार की प्राप्ति कम है, खर्च अधिक है, और प्राप्ति को पूरा करने के लिए सरकार इस बार 16,95,000 करोड़ का कर्ज लेगा। और कर्ज जो है वो तो हमारे राजकोष पे घाटा है, राजकोष पे एक्स्ट्रा दबाव है, तो उस कर्ज को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। उस कर्ज को हम क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। और इस बार राजकोषीय घाटा कितना है, 16,95,768 करोड़, जो यहां भी लिखा हुआ है 16,95,768 करोड़।
अर्थात ये जो राजकोषीय घाटा है जो हमारे जीडीपी का कितना प्रतिशत है, 4.3% है, ये हमारे उधार और अन्य देयता के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा बराबर राजकोषीय घाटा बराबर उधार, या इसके 2-3 फॉर्मूला है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति प्लस उधार। अब यहां पे देखिए कुल व्यय और कुल प्राप्ति दोनों क्या है, दोनों बराबर है, और ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, उधार जो पहले है। या फिर इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति माइनस उधार। क्यों? क्योंकि हमारा जो कुल प्राप्ति है वो वास्तव में कुल प्राप्ति है नहीं, उसमें उधार शामिल है, इसलिए कुल प्राप्ति। अब जब ऐसे लिखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, फिर पहले की तरह आ जाएगा। तो आप साफ के लिए कि राजकोषीय घाटा जो है वो हमारे उधार के बराबर है, और इस बार के बजट में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना लिया गया है, जीडीपी का 4.3%, और राजस्व घाटा कितना है, जीडीपी का 1.5%। तो ये कितना का लक्ष्य लिया गया है, तो ये लक्ष्य है 4.3% ऑफ जीडीपी, और ये लक्ष्य कितना है, 1.5% ऑफ जीडीपी, जो इस बार सरकार ने अपने इस बजट के लक्ष्य में लिया है। चलिए अब एक घाटा है जिसे हम कहते हैं प्राथमिक घाटा, तीसरा है, इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा। पहले इसके बारे में बता देते हैं, फिर इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए सरकार इस बार अपने बजट में खर्च के लिए 16,95,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। कितना कर्ज लिया, 16,95,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, ठीक है। लेकिन सरकार जब खर्च करने गया तो वहां पर सरकार ने ब्याज भुगतान कर दिया। कितना ब्याज भुगतान किया है, तो इस बार सरकार का ब्याज भुगतान है 14 लाख करोड़ रुपया। अब देखिए कि सरकार 16,95,000 कर्ज लिया और पहले से जो कर्ज लिए हुए है उसके बदले 14 लाख करोड़ रुपया ब्याज दिया, तो बचा कितना, मात्र 3 लाख करोड़ रुपया। बचा कितना, मात्र 3 लाख करोड़ रुपया, और उसी को हम कहते हैं प्राथमिक घाटा। और इस बार प्राथमिक घाटा कितना है, 2,91,796 रुपया। कितना है, 2,91,796 करोड़, और ये हमारे जीडीपी का कितना है, 0.7%। कितना है, 0.7%। तो पूछे भाई प्राथमिक घाटा क्या है, तो सरकार ने अपने व्यय को पूरा करने के लिए जितना कर्ज लिया और उस कर्ज की राशि में से जितना उसने क्या दे दिया, ब्याज की भुगतान कर दी। जब उधार की राशि में से ब्याज की भुगतान को घटाते हैं तो जो हमें राशि प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो आप प्राथमिक घाटा में लिख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा, क्या लिखेंगे, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की भुगतान, या आप इसको लिख सकते हैं एक दूसरे रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं इस टाइप से कि प्राथमिक घाटा बराबर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि प्राथमिक घाटा बराबर उधार माइनस ब्याज की भुगतान। क्या लिखेंगे, ब्याज की भुगतान। और इस बार इसका लक्ष्य कितना है, 0.7% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कितना लक्ष्य रखा गया है, 0.7%। चलिए तो 3 घाटा यहां पढ़ लिए। राजस्व घाटा क्या है, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति घटा दो, राजस्व घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है, सरकार जो अपने व्यय को पूरा करने के लिए उधार लिया उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। और इस बार जीडीपी का 4.3% राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है और जीडीपी का 1.5% राजस्व घाटा का लक्ष्य रखा गया है।
तीसरा कौन है? प्राथमिक घाटा। तो सरकार जितना कर्ज लेती है उस कर्ज में से सरकार जितना ब्याज देती है और ब्याज देने के बाद जो बचता है उसी को प्राथमिक घाटा कहते हैं। और सरकार इस बार आप देखें कि 17 लाख करोड़ क्या ले रही है, लगभग की बात करें 17 लाख करोड़ इस बार सरकार कर्ज ले रही है और 14 लाख करोड़ सरकार इस पर ब्याज दे रही है। बचा कितना? लगभग 3 लाख करोड़ वो सरकार के पास अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बच रहा है, उसी को प्राथमिक घाटा कहते हैं। और इस बार प्राथमिक घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? जीडीपी का 0.7% का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब एक 2011-12 के वित्तीय वर्ष में, अब एक 2011-12 के वित्तीय वर्ष में 11-12 के वित्तीय वर्ष में सरकार ने एक नया घाटा शुरू किया जिसे कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, इसका जो शुरुआत है ये 2011-12 के वित्तीय वर्ष में किया गया था, वित्तीय वर्ष में किया गया था और 12-13 के एफआरबीएम एक्ट में इसे शामिल किया गया है। अब कहते हैं ये क्या है, सो समझिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि सरकार का वैसा व्यय जो सामाजिक कल्याण के लिए होता है, इसका आर्थिक क्रिया से कोई संबंध या आर्थिक कल्याण आर्थिक विकास से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन राजस्व व्यय में एक व्यय है पूंजी विकास के लिए अनुदान। एक व्यय है जिसको हम किसमें रखते हैं? जिसमें हम रखते हैं पूंजीगत अस्तित्व के सृजन के लिए सहायक अनुदान। ये जो पूंजीगत अस्थियों के सृजन के लिए सहायक अनुदान है इसको शामिल किया जाता है राजस्व व्यय में। किसमें शामिल किया जाता है? राजस्व व्यय में। लेकिन इसके कारण, इस अनुदान के कारण नए पूंजी की निर्माण होती है। इसलिए 2011-12 में कहा गया कि नहीं, हम राजस्व घाटा में से जो पूंजीगत अस्तित्व के सृजन के लिए अनुदान दिया गया उसे घटा देने के बाद जो बचता है उसी को हम कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। और प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो राजस्व घाटा है, तो हमारा राजस्व घाटा इस बार कितना का है? 5,92,000 का। इसमें से हम पूंजीगत सृजन के लिए अनुदान पर जो खर्च किया गया है 4,92,000, इसको माइनस कर देंगे, तब जाकर के जो हमारे पास बचेगा उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं कि यह प्रभावी राजस्व घाटा है। और इस बार प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? तो यह है 99,642 करोड़, जो हमारे जीडीपी का कितना है? जो हमारे जीडीपी का 0.3% है। तो प्रभावी राजस्व घाटा निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि राजस्व घाटा में से पूंजी निर्माण के लिए अनुदान को, पूंजी निर्माण के लिए अनुदान को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो वही क्या निकलता है? प्रभावी राजस्व घाटा। और इस बार कितना का लक्ष्य रखा गया है? तो 0.03% ऑफ जीडीपी का। यही तो प्रश्न मूलतः पूछा जाता है हमेशा। अब आपसे पूछ देगा कि 2026-27 वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो जीडीपी का 1.5%। आपसे पूछ देगा कि राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 2026-27 के बजट में कितना रखा गया है? तो जीडीपी का 4.3%। आपसे पूछ देगा कि 2026-27 के बजट में प्राथमिक घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो यह हो जाएगा जीडीपी का 0.7%। और प्रभावी राजस्व घाटा का 2026-27 के बजट में कितना का लक्ष्य रखा गया है? तो यह हो जाएगा जीडीपी का 0.3%। एक तो आपसे यह पूछ देगा, कि इस टाइप से क्या यह रखा जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा बोर्ड की डिस्टरबेंस हो गई। तो ये पूछा था। एक अभी नया ट्रेंड है, कुछ दिनों से दिखा जा रहा है कि पिछला भी डेटा को कंपेयर करके पूछा जाता है। अब जैसे देखिए पिछला डेटा क्या होगा, ये एक तो आप समझ गए। अब पिछला डेटा एक बार हम आपको इस पर बताते हैं, क्योंकि ये जो एक पेज है ना, इसका बहुत ही अधिक अहम रोल है आपके एग्जामिनेशन में। इसका बहुत बड़ा रोल है आपके एग्जामिनेशन में, बहुत ही बड़ा। जैसे यहां पर आपसे ये 4 प्रकार के एक घाटा की बात करता है। ठीक है, पहला कौन है? एक है राजस्व घाटा। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दे ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ब्लैक नहीं समझ में आएगा। पहला है राजस्व घाटा,
दूसरा है प्रभावी राजस्व घाटा, तीसरा है राजकोषीय घाटा, चौथा है प्राथमिक घाटा। और एक इसमें जो पांचवा है वो जो बेसिकली है वो एक पांचवा क्या याद रखना है, तो एक रखना है कि उधार या देयता, और एक रखना है पूंजी अनुदान, ब्याज भुगतान। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। चलिए अब यहां पे कहता है कि और एक आपको ये रखना है प्रभावी पूंजीगत व्यय, ये नया आया है प्रभावी पूंजीगत व्यय। और प्रभावी पूंजीगत व्यय में कहता है कि भाई जो पूंजीगत अस्तित्व में अनुदान है और पूंजीगत लेखा है उसको भी शामिल किया जाए। बस यही आपको 4-5 चीजें यहां पर कंपेयर करके पूछेगा। जैसे आपसे पूछ देगा कि 2024-25 में राजस्व घाटा की तुलना में 2024-25 के राजस्व घाटा की तुलना में 2026-27 में राजस्व घाटा का क्या लक्ष्य रखा गया है, तुलना में क्या लक्ष्य रखा गया। तो देखिए अब आपको राजस्व घाटा देखना है और राजस्व घाटा 2024-25 के फाइनल डेटा कितना था 1.7%। कितना है 1.7%। और वही अगर देखेंगे कि 2026-27 में लक्ष्य कितना है 1.5%। तो आप कहेंगे कि भाई 2024-25 के बजट से 2026-27 के बजट में 0.2% राजस्व घाटा का लक्ष्य कम रखा गया है। क्यों? क्योंकि 2024-25 में राजस्व घाटा कितना हुआ था 1.7%, और 2026-27 में कितना का लक्ष्य रखा गया है 1.5%। वही आपसे पूछ दे कि 2025-26 के बजट में राजस्व घाटा का क्या लक्ष्य था, उसके तुलना में 2026-27 में राजस्व घाटा का क्या लक्ष्य लिया गया है। तो आप देखिए कि 2025-26 के बजट में राजस्व घाटा का लक्ष्य कितना था 1.5, और 26-27 में क्या है 1.5, अर्थात कोई परिवर्तन रखा नहीं गया है। जितना 2025-26 में राजस्व घाटा का लक्ष्य लिया गया था जीडीपी का 1.5%, उतना ही लक्ष्य 2026-27 में भी लिया गया है। लेकिन फिर पूछा संशोधित में, तो संशोधित में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो संशोधित या अनुमानित 2025-26 में जितना राजस्व घाटा का लक्ष्य था सेम उतना ही लक्ष्य 2026-27 में रखा गया है, जीडीपी का 1.5%। इसी तरीके से प्रभावी राजस्व घाटा, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रभावी राजस्व घाटा का लक्ष्य 2024-25 में कितना प्राप्त किया गया 0.9%। अर्थात 2024-25 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटा कितना था 0.9%। वही 2025-26 में 0.3% का लक्ष्य लिया गया था, जो कि संशोधित अनुमान के तहत कितना है 0.6% है। और जितना 2025-26 में लिया गया था उतना ही 2026-27 में 0.3% का लक्ष्य लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2024-25 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना प्राप्त हुआ था जीडीपी का 0.9%। 2025-26 के बजट में कितना का लक्ष्य लिया गया था 0.3% का। 2025-26 में संशोधित डाटा के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना हुआ 0.6%। और 2026-27 में सरकार के द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा का लक्ष्य कितना लिया गया है 0.3% लिया गया है। तीसरा है राजकोषीय घाटा, जो सबसे बड़ा घाटा होता है। राजकोषीय घाटा मतलब सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए जो कर्ज लेती है उसी कर्ज के राशि को हम क्या कहते हैं, उसी कर्ज के राशि को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अब 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना हुआ तो जीडीपी का 4.8%। कब 2024 में, क्योंकि ये फाइनल डेटा है, ये संशोधित और अनुमानित नहीं, ये क्या है फाइनल डेटा है। वही 2025-26 के बजट में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य लिया गया था जीडीपी का 4.4%, और संशोधित अनुमान में भी 4.4% का ही आया है। और 2026-27 के बजट में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य लिया गया 4.3%। तो अगर आपसे पूछिए कि 2024-25 के फाइनल डेटा वास्तविक आंकड़े के अनुसार 2026-27 में राजकोषीय घाटा कितना है, तो 2024-25 के फाइनल डेटा से 0.5% कम है। अर्थात यहां पर 0.8 था, यहां पर 4.8 था, यहां पर 4.3 है। अर्थात 2024-25 के वास्तविक डेटा से 2026-27 में 0.5% जीडीपी का राजकोषीय घाटा को कम रखा गया है, या राजकोषीय घाटा के कम का लक्ष्य लिया गया है। वही 2025-26 में
राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 4.4% का लिया गया था और संशोधित में भी ये कितना प्राप्त हुआ है, जीडीपी का 4.4% प्राप्त हुआ है। और चौथा है प्राथमिक घाटा। तो 2024-25 में प्राथमिक घाटा कितना हुआ था, जीडीपी का 1.4%, बहुत अधिक हुआ था। वही 2025 के बजट में अनुमानित रखा गया था, टारगेटेड लिया गया था, लक्ष्य लिया गया था जीडीपी का 0.8%। कितना लिया गया था, जीडीपी का 0.8%। और जो संशोधित अनुमान आया है इसमें भी प्राथमिक घाटा कितना आया है, जीडीपी का 0.8%। और 2026-27 में लक्ष्य कितना लिया गया, 0.7% का लक्ष्य लिया गया है। तो याद रखिएगा कि 2024-25 के प्राथमिक घाटा से आधा का लक्ष्य लिया गया है, किसमें, 2026-27। यह है 1.4 और यह है 0.7, आधा है, एकदम आधा है। वही 2024-25 में जितना लक्ष्य लिया गया था उससे 0.1% कम लक्ष्य लिया गया है 2026-27 में। तो इस टाइप से तुलना करके प्रश्न आपसे पूछेगा, या तो 24-25 का पूछेगा या 25-26 से तुलना करके आपके 26-27 का डेटा पूछा जाता है। एक यहां पे बड़ा महत्वपूर्ण सा एक बिंदु है, उसको कहते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय वैसा व्यय है जो बेसिकली जो सरकार के कर्ज के भार में कमी करता है, पूंजी निर्माण के दर को बढ़ाता है, निवेश पर खर्च की जाती है, इस प्रकार के व्यय को पूंजीगत व्यय कहते हैं। लेकिन राजस्व व्यय में एक ऐसा व्यय है, राजस्व व्यय में एक ऐसा व्यय है जो है तो राजस्व व्यय में, लेकिन उसका काम है पूंजी निर्माण करना, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना, जिसे हम कहते हैं पूंजीगत स्थितियों के सृजन हेतु सहायक अनुदान। यह है किसमें, याद रखिएगा, यह है राजस्व व्यय में। यह किसमें है, राजस्व व्यय में है। लेकिन इस व्यय के कारण किसका सृजन होता है, पूंजीगत स्थितियों का सृजन होता है। इसीलिए अभी बजट में वित्त मंत्रालय के द्वारा एक प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात की गई है। जैसे प्रभावी राजस्व घाटा, उसी कैसे प्रभावी पूंजीगत व्यय है, जिसमें कहा गया है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय में एक इसमें कहा गया है कि जो प्रभावित पूंजीगत व्यय है, प्रभावित पूंजीगत व्यय है, इसमें मूलतः जो पूंजीगत व्यय है उसके साथ साथ पूंजी निर्माण के लिए, पूंजी निर्माण हेतु अनुदान, पूंजी निर्माण हेतु अनुदान को भी जोड़ दिया जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावित पूंजीगत व्यय या प्रभावित पूंजी व्यय के नाम से जाना जाता है। जो कि यहां पर मैंने आपको जस्ट बताया है कि यहां पर एक नया कॉलम जोड़ा गया है, प्रभावी पूंजीगत व्यय। और प्रभावी पूंजीगत व्यय है जिसमें पूंजीगत व्यय के साथ साथ जो पूंजीगत स्थितियों के सृजन के लिए अनुदान किसमें, राजस्व व्यय में दिया जाता है। जब उन दोनों को शामिल की जाती है तो उसी को हम प्रभावी पूंजीगत व्यय कहते हैं। और इस बार सरकार के द्वारा प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, तो ये है बेसिकली कितना हो गया, 17,14,523 करोड़ इस बार सरकार के द्वारा प्रभावीगत जो पूंजीगत व्यय है उस पर इस बार खर्च किया जाएगा। तो प्रभावी पूंजीगत व्यय में पूंजीगत व्यय के साथ साथ पूंजी निर्माण के लिए जो अनुदान राजस्व व्यय में दिया जाता है उसको भी शामिल किया जाता है। तो यही आपके राजकोषीय डेटा है जो हमारे बजट में खर्च और प्राप्ति के बीच में ये सारे के सारे जो डेटा हैं, ये डेटा का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर के फर्स्ट पृष्ठ पर। पहला पृष्ठ में भाग 2 में कि राजकोषीय आंकड़े, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि इस बार बजट का आकार कितना है, 53,47,000 करोड़ का है। कितना का है, 53,47,000 करोड़ का है। और जस्ट अभी आप देखें कि इस बार हमारा जो बजट है 53,47,000 करोड़, 53,47,000 करोड़, ये पिछले साल हमारा कितना था, संशोधित है 49,64,000, जो कि अनुमानित था कितना, 50,65,000 था। और 50,65,000 जो अनुमानित था उससे कितना है, ये लगभग आप देख लीजिए तो लगभग ये 3 लाख करोड़ अधिक का है। तो वही यहां पर बताया गया है
कि इस बार अर्थात ये जो है व्यय है ये कब का है, 2026-27 का है, और 2025-26 में 50 लाख करोड़ का था, जो संशोधित अनुमान से कितना अधिक है, 7.7% अधिक है। तो याद रखिए कि संशोधित अनुमान से कितना अधिक है, 7.7% अधिक है, जो यहां पर भी दिया हुआ है। यहां पर भी दिया हुआ है कि हमारा इस बार का कुल व्यय कितना है, 53,47,315 करोड़, और पिछले 2025-26 का संशोधित अनुमान कितना था, 49,64,842 करोड़, अर्थात ये 2025-26 से कितना अधिक है, 7.7% अधिक बजट में व्यय और प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। अगला, कुल प्राप्ति इस बार कितनी है, तो जितना व्यय होता है उतना प्राप्ति होता है। 53,47,000 करोड़ का इस बार प्राप्ति है, जिसको अगर पूरे हम कहें तो 53,47,315 करोड़ की प्राप्ति का है। और आपको बता दूं कि 2025-26 में यही अनुमान कितना था, तो यह संशोधित अनुमान है 49,64,842 करोड़ है। इसमें पूंजीगत प्राप्ति इस बार कितनी है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि कुल पूंजीगत जो प्राप्ति है वो कितना है, तो ये 18,14,165 है, जो कि 2025-26 में ये कितना था, 16,22,519 करोड़ था। और राजस्व प्राप्ति मैंने अभी तुरंत बताया है कि राजस्व प्राप्ति सबसे अधिक होती है, और हमारा इस बार राजस्व प्राप्ति कितने का है, तो ये 2026-27 का है कि हमारा इस बार राजस्व प्राप्ति 35,33,000 करोड़ का है, और राजस्व व्यय हमारा लगभग 41 लाख करोड़ का है, जो कि मैंने सारी की सारी डेटा अभी जस्ट आपको इस पूरे चार्ट में मैंने एक एक डेटा आपको बताया है। चलिए, कुल व्यय इस बार कितना का है, जस्ट मैंने बताया कि 53,47,315 करोड़ का कुल व्यय है, जो कि 2025-26 में कितना था, तो 25-26 के संशोधित आंकड़े के अनुसार 49,64,842 करोड़ का था, जो कि मैंने बताया कि ये संशोधित आंकड़ों के अनुसार कितना अधिक है, तो 2025-26 में ये कितना अधिक है, 2026-27 में कितना अधिक है, 7.7%। क्या है ये, अधिक आंकड़ा दिया गया है। ये सारे के सारे चीजें मैंने अभी बताया है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कि इस बार राजस्व व्यय कितना है, 41,25,000 करोड़ का, और राजस्व प्राप्ति कितना है, 35,33,000 करोड़ का। ठीक है, वही मैंने आपको जस्ट बताया कि इस बार पूंजीगत व्यय कितना है, 12,21,000 करोड़ का, जो कि पिछले साल कितना था, 10 लाख करोड़ का था। और यह इस बार जो हमारा पूंजीगत व्यय है ये हमारे जीडीपी का कितना है, 3.1%। फिर मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, तो मैंने बताया कि प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय में जो हम पूंजीगत अस्तित्व के निर्माण के लिए अनुदान देते हैं उसको जोड़ देते हैं, तो उसी को हम प्रभावी पूंजीगत व्यय कहते हैं। और इस बार ये कितना का लक्ष्य लिया गया है, 17,14,000 करोड़ का लिया गया है, जो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, 4.4% है। तो बस एक चीज याद रखिएगा, यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है, पूंजीगत व्यय कितना है, 3.1% ऑफ जीडीपी, ये पूंजीगत व्यय। और प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, 4.4% ऑफ जीडीपी। याद रखिएगा कितना है, 4.4% ऑफ जीडीपी। ये याद रखिएगा कि इस बार पूंजीगत व्यय कितना है, 3.1% ऑफ जीडीपी, और प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, 4.4% ऑफ जीडीपी। मैंने तुरंत बताया है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय कैसे निकालते हैं, तो पूंजीगत व्यय में जब हम पूंजीगत अस्तित्वों के निर्माण के लिए दी जाने वाली अनुदान को जोड़ते हैं तो वही हमारा क्या निकलता है, प्रभावी पूंजीगत व्यय निकलता है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको इसमें बताया है। और इस बार पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना है, तो याद रखिएगा कि इस बार पूंजीगत व्यय जीडीपी का 3.1% है, और प्रभावी पूंजीगत व्यय इस बार जीडीपी का कितना है, 4.4%। चलिए, तो यही मैंने यहां पर आपको ये पूरे के पूरे डिटेल बताया है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो पूंजीगत व्यय में हम पूंजीगत अस्तित्व के सृजन के लिए जो दिया जाता है उसे जोड़ते हैं, तो उसी को प्रभावी पूंजीगत व्यय कहते हैं। और ये इस बार कितना है, 17,14,000 करोड़ है, जो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, 4.4% है। और वही इस बार जो हमारा पूंजीगत व्यय है, वो पूंजीगत व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय है 12,21,000 करोड़, जो हमारे जीडीपी का कितना है, जो हमारे जीडीपी का 3.1% है। तो इस दोनों डेटा को याद रखना है
कि प्रभावी पूंजीगत व्यय जीडीपी का 4.4% है और पूंजीगत व्यय हमारा जीडीपी का 3.1% है। अगला कहता है कि घाटे का रुझान, अभी जस्ट मैंने आपको सब घाटे का रुझान बता दिया है, इसको दोबारा क्या फिर से चलिए एक बार रिपीट होता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि हमारा जो राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है इस बार कितना है, 4.3% है, जो कि 2025-26 में, चलिए जब पढ़ते हैं तो दोनों आंकड़े को पढ़ लेंगे, तो 2025-26 में लक्ष्य कितना का लिया था, 4.4% का, संशोधित कितना हुआ है 4.4%। तो 2025-26 में ये 4.4% लिया भी गया था और संशोधित भी कितना हुआ है, 4.4% हुआ है। प्राथमिक घाटा, तो प्राथमिक घाटा का 2025-26 में था वो लक्ष्य कितना लिया गया था, 0.8% का, और संशोधित आंकड़ा भी कितना आया, 0.8% आया, जो कि 26-27 में कितना रखा गया है, 0.7%, और 2025-26 में ये लक्ष्य कितना था, 0.8% लक्ष्य भी था और संशोधित भी प्राप्त कितना हुआ है, 0.8% की प्राप्ति हुई है। अगला राजस्व घाटा, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि राजस्व घाटा इस बार का कितना है, 1.5% है, और पिछले वित्तीय बजट अर्थात 2025-26 के बजट में भी लक्ष्य भी 1.5% का, संशोधित भी 1.5% का हुआ है, अर्थात 2025-26 में भी जो लक्ष्य लिया गया था वो भी 1.5 था और संशोधित भी कितना आया, 1.5% का आया, और इस बार लक्ष्य भी उतना ही रखा गया है। फिर प्राथमिक घाटा, सॉरी प्रभावी राजस्व घाटा, इस बार का लक्ष्य कितना है, 0.3%, पिछले बार का लक्ष्य भी 0.3% था, लेकिन संशोधित आंकड़ा कितना हुआ, 0.6% का हुआ था। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो 2025-26 में लक्ष्य लिया गया था 0.3% का, लेकिन संशोधित आंकड़ा में ये कितना आता है, 0.6% आता है। तो दोनों को याद रखना पड़ेगा, पिछले साल का अनुमानित, पिछले साल का संशोधित, और वर्तमान वित्तीय वर्ष या वर्तमान बजट के लक्ष्य लिए गए इस आंकड़े को याद रखना पड़ेगा। फिर से एक बार इसको याद करा दी। राजकोषीय घाटा कौन है, जो सरकार अपने व्यय को प्राप्त करने के लिए उधार लेती है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। और इस बार सरकार 16,95,768 करोड़ उधार लेगी, जो हमारे जीडीपी का कितना है, 4.3% है। इसलिए इस बार हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो कितना लक्ष्य लिया गया है, 4.3% जीडीपी का, जो कि 2025-26 में लक्ष्य भी लिया गया था 4.4% की, और संशोधित आंकड़ा में भी 4.4% आया था। दूसरा प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा मैंने बताया है कि सरकार जितनी कर्ज लेती है उस कर्ज की राशि में से सरकार जितना ब्याज दे देता है पहले के कर्ज के बदले में, उसको घटाने के बाद जो बचता है उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। और इस बार सरकार, मैंने आपको बताया है कि 16 लाख करोड़, लगभग 17 लाख करोड़ कर्ज ले रही है और 14 लाख करोड़ लगभग क्या दे रही है, ब्याज दे रही है, तो बचा लगभग 3 लाख करोड़, लगभग 3 लाख। तो उसका एग्जैक्ट फिगर है 2,91,796 करोड़, जो कि हमारे जीडीपी का कितना का लक्ष्य लिया गया है, 0.7% का लक्ष्य लिया गया है 2026-27 में। 2025-26 में यह लक्ष्य कितना का लिया गया था, 0.8% का, और जो संशोधित आंकड़ा आया है उसमें भी यह लक्ष्य कितना प्राप्त हुई है, 0.8% प्राप्त। राजस्व घाटा मैंने पहले बताया है कि राजस्व व्यय हमारा अधिक है, राजस्व हमारा प्राप्ति कम है। व्यय है 41 लाख करोड़ का, प्राप्ति है 35 लाख करोड़, तो लगभग 6 लाख करोड़ अर्थात 5,92,000 करोड़ रुपया हमारा राजस्व में घाटा है। और जो हमारे जीडीपी का कितना प्रतिशत का लक्ष्य लिया गया 26-27 में, 1.5% का, जो कि 25-26 में यह लक्ष्य भी लिया गया था 105% का, और जो संशोधित आंकड़ा आया उसके अकॉर्डिंग भी राजस्व घाटा कितना था, 1.5% था। और हमारा तीसरा कौन है, प्रभावी राजस्व घाटा। हमारा कौन है तीसरा, कहते हैं हमारा ये चौथा कौन है, प्रभावी राजस्व घाटा। और इस बार प्रभावी राजस्व घाटा का लक्ष्य कितना लिया गया है, जीडीपी का 0.3%, जो कि 2025-26 में भी 3% का लक्ष्य तो लिया गया था, 0.3% का लक्ष्य तो लिया गया था, लेकिन वास्तव में संशोधित आंकड़ा में थोड़ा ये लक्ष्य क्या हो गया, बढ़ गया, और संशोधित आंकड़ा में ये लक्ष्य 0.3 से बढ़कर दोगुना होकर 0.6%। तो ये आपके डेटा से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं
और इसके मैंने फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकाली जाती है, सब कुछ मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है। चलिए अगला कहता है कि व्यय, इस बार मुख्य व्यय क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा व्यय है वो है ब्याज भुगतान, और वो इस बार है लगभग 14 लाख करोड़ का, 14,03,972 करोड़ का। तो सरकार की जो सबसे बड़ी व्यय है वो क्या है, वो है ब्याज भुगतान। उसके बाद परिवहन, इस पर 5,98,000 करोड़ का परिवहन पे है। रक्षा 5,94,000 करोड़ का रक्षा पर है। कुछ सब्सिडी जो सरकार देती है उस पर इस बार 4,10,000 की सब्सिडी पर खर्च है। पेंशन सरकार इस बार 2,96,000 रुपया नेशनल पेंशन के तहत जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पेंशन देती है। ग्रामीण विकास पर सरकार इस बार 2,73,000 ग्रामीण विकास पर खर्च कर रही है, और कृषि और संबंधित कार्यकलाप पर 1,62,000 रुपया सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है। वही सरकार इस बार ऊर्जा पर 1,39,000, शिक्षा पर 1,39,000 और ऊर्जा पर 1,09,000 का खर्च करेगी। वही सरकार इस बार स्वास्थ्य पर 1,04,000 और शहरी विकास पर सरकार के द्वारा 85,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा। सरकार के द्वारा इस बार वैज्ञानिक विभाग पर अर्थात जो रिसर्च है उस पर 55,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा। वही सरकार के द्वारा विदेश मामले पर 22,000 करोड़ की और पूर्वोत्तर विकास पर, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के विकास पर 6812 करोड़ का खर्च किया जाएगा। और अन्य खर्च में इस बार सरकार 5,56,000 करोड़ की सरकार द्वारा अन्य खर्च किया जाएगा। तो ये खर्च का एक डेटाबेस है जो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। ये जो थोड़ा सा एक पिक्चर है मैं आपको यहां पे अनाउंस कर दूं, ये थोड़ा सा जो पिक्चर है ये पिक्चर में थोड़ी सी एरर्स हैं, ठीक है। ये साइड से ही लिया गया था, वित्त मंत्रालय की साइड से लिया गया था, लेकिन वहां से ये पुराना पिक्चर ले लिया गया है, इसलिए इस पिक्चर को, इस जो पिक्चर है इस पिक्चर को आप न रीड करें, हम इसे किताब में अपने बुक में फिर से संशोधित कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस पिक्चर को ना देखें, मैं इसके बदले में एक दूसरा पिक्चर लगा दिया हूं, इस पिक्चर को आप फॉलो करें। यह पिक्चर भी वित्त मंत्रालय के साइड से ही लिया गया है, जो ओरिजिनल बजट का पेज है उसी ओरिजिनल बजट से लिया गया है। इसमें दो डेटा है। पहला डेटा है, इसमें पहला जो डेटा है वो पहला डेटा कहता है कि रुपया कहां कहां से आता है और रुपया को कहां कहां खर्च किया जाता है, ये बड़ा पूछा जाता है। मैंने इसी को लगाया है, नहीं ये जरूरत होता तो मैं इसको नहीं लगाता, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे बजट में कहां कहां से आता है, आता मतलब प्राप्ति, आता मतलब प्राप्ति, और कहां कहां पर जाता है, जाता मतलब व्यय। तो हमारे केंद्र सरकार के बजट में जो सबसे बड़ी प्राप्ति है वो जस्ट मैंने बताया वो है बोरोइंग। क्या है? बोरोइंग। 16,95,000 करोड़ रुपया सरकार इस पर बोरो करेगी। और याद रखिएगा जो हमारे अगर देखा जाए तो बजट का लगभग कितना है, 24%, अर्थात लगभग हमारे सरकार के पास बोरोइंग से 24% की प्राप्ति होती है। दूसरा सबसे जो लार्जेस्ट जो रिसिप्ट रिसोर्स है वो है इनकम टैक्स। दूसरा सबसे अधिक प्राप्ति हमें आयकर से आती है और वो आती है 21% का। तीसरा जो सबसे अधिक प्राप्ति है वो आता है निगम कर से, कॉर्पोरेट टैक्स से। क्या कहते हैं? निगम कर, इसको कहते हैं निगम कर। और निगम आयकर, इनकम टैक्स मतलब आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब निगम कर। और यहां पर ये जो डेटा है ये डेटा में थोड़ा सा गलतियां थी जिसके लिए मैंने इसको हटा दिया है। तो याद रखिएगा कि निगम कर से कितना आएगा इस बार, तो निगम कर से लक्ष्य लिया गया है कुल प्राप्ति का 18% और आयकर से कुल प्राप्ति का 21% आएगा। वही उधारी से, वही यहां पर है कि उधार से कुल प्राप्ति का कितना आएगा, 24% आएगा। तो ये टॉप 3 सबसे बड़ी प्राप्ति का सोर्स है। सबसे पहला कौन है? उधारी और अन्य देयता 24%। दूसरा कौन है? आयकर 21%। तीसरा कौन है? निगम कर 18%। चलिए चौथा जो सबसे बड़ी प्राप्ति है वो है जीएसटी तथा अन्य कर। और इस बार सरकार को
वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी तथा अन्य कर से प्राप्ति का लक्ष्य कितना लिया गया है? 15% के प्राप्ति का लक्ष्य लिया गया है। पांचवा जो है वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो मैंने अभी अब आपको बताया है, गैर कर। गैर कर, और सरकार को इस बार गैर कर से कितना प्राप्ति होगी? कुल प्राप्ति का 10% सरकार को गैर कर से प्राप्ति होगी। छठा जो सबसे बड़ी प्राप्ति है वो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और इस बार सरकार को कुल प्राप्ति का 6% कहां से प्राप्त होगा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क को। इसके बाद सातवां है सीमा शुल्क। सातवां कौन है? सातवां है सीमा शुल्क, और सीमा शुल्क से इस बार सरकार को कुल प्राप्ति का 4% प्राप्ति होगा। और आठवां है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, जो अन्य प्राप्तियां हैं पूंजीगत में, वो कितना है? 2% है। तो ये महत्वपूर्ण पैसा प्राप्त करने के स्रोत है, जिसमें सबसे अधिक पैसा उधारी से आएगा लगभग 24%, दूसरा आयकर से लगभग 21%, तीसरा निगम कर से लगभग 18%, चौथा जीएसटी से लगभग 15%, पांचवा गैर कर से लगभग 10%, फिर आपका आ गया छठा यूनियन एक्साइज से लगभग 6%, सातवां कस्टम ड्यूटी से लगभग 4%, और आठवां जो नॉन डेप्ट है अर्थात जो गैर कर्ज है उससे 2% की प्राप्ति इस बार होने का लक्ष्य या प्राप्ति करने का लक्ष्य लिया गया है। तो ये करंट डेटा है 2026-27 का। अब आता है कि सरकार की जो प्राप्ति आती है उसका तो भाई खर्चों ना होता है हो, तो खर्च कहां कहां होगा? तो सरकार का जो सबसे बड़ा खर्च है वो है राज्यों का शेयर। जो हम लोग वित्त आयोग पढ़ते हैं ना, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, और वित्त आयोग कहती है कि केंद्रीय राजस्व का कितना? 41%, केंद्रीय राजस्व का 41% किसके बीच में देना है? केंद्र को, राज्यों को देना पड़ेगा। और इस बार स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, सरकार के कर प्राप्ति का लगभग कुल अर्थात कर प्राप्ति के राशि में से जो 41% दिया जाएगा वो सरकार के कुल व्यय का 22% है। अर्थात सरकार अपने कुल व्यय का 22% किसको देगी? राज्यों को देगी। कौन सा पैसा राज्य को देगी? जो वित्त आयोग के द्वारा, जो किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा डिसाइड किया गया है कि भाई जितना आप कर राजस्व वसूलेंगे उसका 41% आप राज्य को देंगे, 59% आप अपने पास रखेंगे। तो जितना राज्य को देगा वो सरकार के कुल व्यय का कितना है? 22%। दूसरा जो सबसे बड़ा व्यय है वो है इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपने देखा कि भाई 14 लाख करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं। कितना? 14 लाख करोड़। और इस बार के कुल व्यय का वो लगभग 20% है। तीसरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो केंद्र सरकार की योजना है। किसका योजना है? जो केंद्र की योजना है, और सरकार केंद्र की योजना पर इस बार कुल व्यय का 17% खर्च करेगी। चौथा जो है वो है डिफेंस, सरकार सुरक्षा पर, अर्थात सरकार डिफेंस पर, सुरक्षा पर अपने कुल व्यय का कितना खर्च करेगा? 11% खर्च करेगा। पांचवा जो सरकार की सबसे बड़ी जो व्यय है वो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, वैसा स्कीम जिसका प्रायोजक केंद्र करता है, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, अर्थात जिसमें राज्य का भी सहयोग है। देखिए, सेंट्रल स्कीम जो केंद्र पूरा पैसा देगा, और केंद्रीय प्रायोजक स्कीम जिसमें राज्य का भी कंट्रीब्यूशन होता है और केंद्र का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे आपने देखा कि जी राम जी योजना, उसमें क्या है? केंद्र का भी कंट्रीब्यूशन है, राज्य का भी कंट्रीब्यूशन है, तो उसको कहेंगे केंद्रीय प्रायोजित, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और सरकार के द्वारा अपने कुल व्यय का प्रायोज्य केंद्रीय प्रायोजित योजना पर 8% का खर्च किया जाएगा। इसके बाद जो छठा इसका सबसे बड़ा है, जो छठा सबसे बड़ा खर्च है वो है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के द्वारा अन्य कुछ पैसा जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और ये कुल व्यय का 7% है। सातवां सबसे बड़ा है अदर एक्सपेंडिचर, जो कुछ अन्य खर्च हैं उसका लगभग कुल व्यय का 7% है। और आठवां है मेजर सब्सिडी, सरकार कुछ अनुदान देती है, और इस बार
अनुदान के ऊपर सरकार के कुल व्यय का कितना खर्च होगा? 6% खर्च होगा। और पेंशन के ऊपर सरकार का, याद रखिएगा, पेंशन पर सरकार के कुल व्यय का कितना खर्च होगा? 2% खर्च होता है। तो ये कुछ मेजर सरकार का खर्च है और ये मेजर सरकार की प्राप्ति है। सरकार की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? उधार। दूसरा सबसे बड़ी प्राप्ति आयकर। तीसरा सबसे बड़ी प्राप्ति निगम कर। सरकार का सबसे बड़ा खर्च क्या है? तो राज्यों को कर में दिया गया हिस्सा, जो सरकार के कुल व्यय का 22% है। दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है? सरकार के द्वारा कर्ज ली गई, उसके बदले दी गई ब्याज। और तीसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है? तो केंद्र की जो योजना है, इस योजना पर सरकार अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत खर्च करेगी? कुल खर्च का 17% खर्च करेगी। तो यहां पर ये टोटल ऑलरेडी लगा हुआ है कि सरकार के पास बजट में कहां से कितना पैसा आएगा और उस पैसे को कहां पे कितना खर्च किया जाएगा। चलिए अब हम आते हैं राजकोषीय समेकन में क्या है। ये भी सेम वही चीज है जो मैंने बताया है, ठीक है, छोटा सा पोर्शन है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत नहीं है। राजकोषीय समीकरण में 2-4 पॉइंट है इसमें। देखिए राजकोषीय समीकरण में इसके लिए राजकोषीय घाटा की बात करते हैं। राजकोषीय घाटा में एक प्रश्न पूछता है कि हाउ टू कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा को कैसे कम किया। तो देखिए आप अगर कर्ज लेकर के जीवन चलाते हैं और आपको अपने कर्ज के दर को कम करना है या कर्ज से जो आपको घाटा और इसको कम करना है, तो आप क्या करेंगे? या तो कर्ज नहीं ले, लेकिन आपको लगा कि नहीं सर बिना कर्ज लिए हुए जीवन तो चलेगा नहीं, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्री है, तो कर्ज तो हमें लेना पड़ेगा। तो एक ये भी तो उपाय है कि हम कर्ज लें बहुत ही मिनिमम ब्याज वाला, या फिर हम कर्ज लें करमुक्त कर्ज लें, अर्थात इंटरेस्ट फ्री टैक्स, इंटरेस्ट फ्री हम कर्ज लें, ब्याज मुक्त कर्ज लें, या फिर वैसा कर्ज लें जिस पर यह एग्रीमेंट हो कि जब तक आप काम करते रहेंगे, अर्थात आपका कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होता रहेगा, तब तक हम ब्याज नहीं लेंगे। जब आपकी वो कंस्ट्रक्शन कमाना शुरू कर देगा तब ब्याज लेंगे। जैसे हम जापान के साथ कर्ज लेते हैं, बुलेट ट्रेन के लिए भी कर्ज लिए हैं, जापान बुलेट ट्रेन के लिए कर्ज दी है। अब बुलेट ट्रेन जब तक बन रहा है, उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, तब तक वो हमसे ब्याज नहीं लेगी। और जैसे ही बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगा, बुलेट ट्रेन सेवा देना शुरू कर देगा, तब जाकर के जापान अपने दिए गए पैसे पर वो हमसे क्या लेगा? ब्याज लेगा। इसलिए देखते हैं कि बुलेट ट्रेन की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जापान सरकार का बहुत अधिक नजर रहता है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पूंजी तो उन्हीं का लगा है, उनको ब्याज हमसे चाहिए, तो वो उसके एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। तो अगर इस प्रकार का कर्ज लेते हैं तब वो हमारा जो राजकोषीय घाटा है हमें कम प्रभावित करेगा। लेकिन अगर आप उच्च ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं तो समझिए कि वो आपको लेकर के डूब जाएगा। वही बात यहां पर है, कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि 2016-26-27 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना लिया गया है? जीडीपी का 4.3% निर्धारित किया गया है, जो इसे 4.5% के नीचे घटाने की लक्ष्य की रेखा के अनुरूप है, क्योंकि हमें अपने राजकोषीय घाटा को राजकोषीय समेकन नीति के तहत 4.5% से नीचे रखना है। 2025-26 के संशोधित अनुमान में यह कितना आया है? 4.4% आया है, जो कि एक बेहतर प्रदर्शन है। तो हमारा जो राजकोषीय समेकन नीति है, इसके तहत, इस नीति के तहत हमें अपने राजकोषीय घाटा को कितना रखना है? 4.5% से कम रखना है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में हम बेसिकली लेते क्या हैं? हम लेते हैं उधार। कहां से लेते हैं? देश के अंदर से, देश के बाहर से। तो इस बार राजकोषीय घाटा में वित्त पोषण करने के लिए नेट मार्केट उधारी का अनुमान कितना है? 11,70,000 करोड़ का है, जबकि सकल उधारी का अनुमान 17,20,000 करोड़ का लिया गया है। और लगभग मैंने आपको बताया कि लगभग हम लोग 17 लाख करोड़ रुपया कर्ज यहां से लेंगे। कहता है कि ऋण जीडीपी का अनुमान, अभी कितना ऋण है हमारे जीडीपी के अनुमान में, भारत पर कितना ऋण है? तो राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकारक मानकों के अनुसार कहा गया है कि बजट 2025-26 में केंद्र सरकार वर्ष 2030-31 तक, अभी समय है 30-31 तक, ऋण जो है वो जीडीपी के 50% से 1% प्लस माइनस तक रखे, अर्थात 49% से 51% तक ही हमारा
कुल ऋण का अमाउंट होना चाहिए जीडीपी का। और ये लक्ष्य कब तक प्राप्त करनी है? तो याद रखिएगा कि ये लक्ष्य हमें 2030-31 बजट तक प्राप्त करनी है। और अगर ये लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमारा जो ब्याज पर व्यय है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ब्याज पर व्यय कम होगा तो प्राथमिक घाटा हमारी बढ़ जाएगी। चलिए अगला पॉइंट। अगला यहां पे कहता है कि ऋणों के जीडीपी अनुपात में 2025-26 में हमारा जो ऋण है वो कितना है? जीडीपी का 56.1% है, जो कि 26-27 में ये लक्ष्य कितना लिया गया है? 55.6%। और अभी जस्ट आपने पढ़ा कि 2030-31 तक इसको कितना रखना है? 50% ±1%, अर्थात 49% से कितना रखना है? 51% तक रखना है। जो कि अगर आप 2025-26 के बजट में देखें तो हमारे राष्ट्र पर कुल ऋण हमारे जीडीपी का कितना है? 56.1% है, जो कि 26-27 के अकॉर्डिंग कितना है? हमारे जीडीपी का 55.6% है। और 2030-31 तक लक्ष्य लिया गया है कि हमारा जो ऋण है वो जीडीपी के 49 से 51% के दायरे में आएगा। 49 से 51 के दायरे में, अर्थात 49 से कम हो जाए लेकिन 51 से ऊपर नहीं हो। संशोधित अनुमान 2025-26 में मैंने बहुत डिटेल में आपको इसके बारे में बताया है कि गैर ऋण प्राप्ति के संशोधित अनुमान को 34 लाख करोड़ है, जिसमें केंद्र ने सिर्फ कितना प्राप्त किया है? 26.7 लाख करोड़ प्राप्त किया है। वही कुल व्यय का संशोधित कुल व्यय जो 50 लाख करोड़ का लक्ष्य लिया गया था वो संशोधित अनुमान में कितना आया है? 49.6 लाख करोड़ का आया है। वही पूंजीगत व्यय जो 11 लाख करोड़ का अनुमान लिया गया था वो वास्तव में प्राप्ति कितना हुआ है? वो 10 लाख करोड़ की वास्तव में प्राप्ति हुई है। जो कि यहां पर मैंने ये पूरा बताया था कि पूंजीगत जो प्राप्ति है, पूंजीगत जो हमारा पूंजीगत प्राप्ति है, इसका लक्ष्य लिया गया था 2025-26 में 16,44,000, वास्तव में प्राप्ति 16,22,000 का हुआ। और इस बार लक्ष्य लिया गया है 18,14,000 का। वही अगर हम पूंजीगत व्यय की बात कर लेते हैं, पूंजीगत व्यय की अगर हम बात कर लेते हैं तो पूंजीगत व्यय में आप देखेंगे कि हमारा लक्ष्य कितना लिया गया था? तो पूंजीगत व्यय में हमारा 2025-26 में लक्ष्य लिया गया था 11,21,000 का, लेकिन वास्तव में हुआ कितना व्यय? 10,95,000 का। हमने लक्ष्य कितना का लिया है 26-27 में? 12,21,000 का लक्ष्य लिया, 12,21,000 करोड़ का लक्ष्य लिया है। तो वही यहां पर ये पूरा का पूरा बता रहा है। ठीक है, चलिए इस बार कह रहा है कि जो सकल घरेलू उधारी का अनुमान है वो कितना है? 17.2 लाख करोड़ का है, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि इस बार सकल बाजार उधारी का अनुमान कितना लिया गया है? 17.2 लाख करोड़ का लिया गया है। अब आते हैं कर प्रबंधन, टैक्स मैनेजमेंट। और आपको पता है कि आयकर अधिनियम 2025 लाया गया है, जो 1961 में आयकर अधिनियम 1961 आया था। इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन कर, ये पिछले वित्तीय वर्ष में अनाउंस किया गया था। ये जो 1961 वाला है ये पिछले वित्तीय वर्ष में निर्मला सीतारमण के द्वारा अनाउंस किया गया था कि आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया जाएगा। और इस वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन कर आयकर अधिनियम 2025 लाया गया है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से प्रभावित किया गया है। अर्थात आयकर के नियम में बहुत अधिक बदलाव किए गए। जैसे जीवन जीने की सुगमता की गई है, मतलब हमारे जो जीवन जीने के जो साधन हैं उसको आसान किया गया, वहां पे टैक्स में हमें रिलैक्सेशन दी गई। जैसे पहला है मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले ब्याज पर व्यक्ति को आयकर में छूट दिया गया है। मतलब अगर मोटर दुर्घटना से मृत्यु होती है और उस व्यक्ति को अगर जो इंश्योरेंस कंपनी है या फिर जो उसे पैसा मिलता है उस पर आयकर में छूट दिया गया है। दूसरा, विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर जो टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस को कहते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टीसीएस के दर पर वर्तमान में 5% और 20% था, जिसे घटाकर कितना कर दिया है? 2% कर दिया है, ताकि विदेशी टूरिज्म क्या हो, यहां से विदेशी टूरिज्म पैकेज बढ़े, विदेशियों का हमारे यहां आगमन हो, हमारा टूरिज्म बढ़े।
तो पहले उस पर टैक्स था 5% से 20% तक, जिसको घटा के मात्र 2% कर दिया गया। अर्थात अब हमारे यहाँ कोई टूरिज्म पैकेज लेता है, मतलब यात्रा पैकेज लेता है, तो उसे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हमने उस पर कर के दर को क्या किया, घटा दिया। नेक्स्ट, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा और चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्य के लिए जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की दर थी उसे 5% से घटाकर 2% कर दिया है। अर्थात चिकित्सा और स्वास्थ्य में जो हमारा रेमिटेंस स्कीम है उस पर अब कर की दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया। तीसरा, रिटर्न में संशोधन की तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया तथा मामूली शुल्क भुगतान के साथ इसे संशोधन की सुविधा दिया गया। अर्थात आप जो रिटर्न दाखिल करते हैं, आप जो टैक्स देते हैं, अगर आप 31 दिसंबर तक नहीं दिए तो आप उसे 31 मार्च तक आसानी से भुगतान कर सकते हैं। अगला, संशोधित रिटर्न के लिए समसामयिकी मामूली शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च को कर दिया गया है। और छोटे करदाताओं को अपने विदेशी आय या संपत्ति की घोषणा के लिए एक मुश्त 6 माह की छूट दी गई है। मतलब छोटे जो करदाता है उनके पास अगर विदेश में कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी घोषणा के लिए उनको 6 माह का समय दिया गया है। तो क्या क्या यहां पे संशोधन किया गया? पहला, दुर्घटना वाले जो दावा प्रस्ताव में जो पैसा मिलता है उस पर आयकर में छूट दी गई है। दूसरा, जो विदेशी टूर पैकेज है उसमें जो टीसीएस की दर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की दर 5 से 20% उसे घटाकर 2% कर दिया गया है ताकि टूरिज्म और आए। तीसरा, लिबरलाइज जो रेमिटेंस स्कीम है इसमें टीसीएस की दर को 5% से घटाकर 2% किया गया है। और रिटर्न में संशोधन की जो अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी उसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। और छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी संपत्ति को घोषित करने के लिए 6 महीने का एक मुश्त छूट दिया गया है। तीसरा, सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव, जैसे दूध, तिलहन, फल, सब्जी की आपूर्ति में लगी प्राथमिक सहकारी संगठनों को पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार अब पशु चारे और बिनौले की आपूर्ति वाले तक भी किया गया है। अर्थात अब जो सहकारिता है, जो कोऑपरेटिव है, उनको प्राथमिक सहकारी में जो पहले छूट दिया जाता था उस छूट को पशु चारा तक बढ़ाकर दे दी गई। अर्थात अब सहकारी को बहुत अधिक करों में छूट दिया गया है। आईटी सेक्टर को इसमें सहायता दिया गया है। और इस बार सॉफ्टवेयर विकास, आईटी समर्पित सेवाएं, ज्ञान प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग सेवाएं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित सेवाएं पर 15.5% के नए समान सेफ हार्वर्ड मार्जिन के तहत जारी किया गया है। अर्थात अब इस पर जो कर की दर है उसको क्या किया गया है, कम करके कितना कर दिया गया है, 15.5% कर दिया गया है। नेक्स्ट, आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया है। और इस पर 15.5% तक का ही टैक्स लगाया जाएगा, ताकि इससे क्या होगी कि आप आसानी से विदेशों में आईटी सेवा को बेचकर अधिक से अधिक पैसा कमाकर आप भारत ला सकते हैं। इस पर सरकार ने डेटा सेंटर सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए भी लक्ष्य रखी है, ताकि भारत में डेटा सेंटर को बढ़ाया जाए और डेटा स्टोरेज करके यहां पर भी कमाया जाए, ताकि यहां के राजस्व में क्या हो, बढ़ोतरी। और भारत ने इस बार डेटा सेंटर सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवा प्रदान करने के लिए विदेशी कंपनी को 2047 तक कर छूट प्रदान किया है। कहा कि भाई अगर कोई डेटा सेंटर स्थापित करने वाले विदेश, जैसे क्लाउड स्टोर है, जैसे गूगल स्टोर है, जो हम लोग परचेज करते हैं ना डेटा रखने के लिए, जैसे आई क्लाउड है उसको परचेज करते हैं, तो भारत सरकार का यह है कि अगर कोई विदेशी कंपनी जो भारत में डेटा सेंटर स्थापित करता है तो उसे हम उसके आय पर 2047 तक कोई कर नहीं लेंगे। क्या करेंगे, उसको कर का छूट देंगे। तो कहा गया कि उसे कब तक कर का छूट दिया जाएगा, 2047 तक उसे कर का छूट दिया जाएगा, ताकि भारत के डेटा सेंटर जो व्यवसाय है इस व्यवसाय और निवेश के दर में क्या हो, बढ़ोतरी। साथ साथ भारत में डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी को लागत पर 15% की सुरक्षित छूट दी जाएगी। और फिर कहा गया कि जितना आप लागत लगाते हैं उसका 15% तक आपको छूट भी दिया जाएगा। अब इससे क्या होगी, जो डेटा सेंटर में निवेश करने वाले जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत आएंगे, उनको पता है कि यार 47 तक हमसे नहीं लेगा, मतलब 2026 चल रहा है, 26 10 36 और फिर उधर 9, लगभग 20 वर्षों तक हमें कोई टैक्स देना
नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ हमारी लागत पर 15% की हमें सरकार द्वारा छूट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, इस बार सरकार ने अन्य कुछ प्राप्तियों पर भी सरकार के द्वारा कुछ कार्य किए, जैसे बाईबैक के कराधान। बाईबैक ऑफ शेयर मतलब होता है आप शेयर किसी का खरीदे हैं, मान लो कि आप टाटा का शेयर खरीदे और टाटा का भाई हमारा शेयर दे दो, जितना पैसा अभी दाम है हम देते हैं तो मेरा शेयर दे दो, उसको कहते हैं बाईबैक ऑफ शेयर। तो बाईबैक ऑफ शेयर करते हैं तो आपको तो पैसा मिलता है, आप जितना निवेश किए उससे अधिक। तो इस बार कहती है सरकार की बाईबैक के कराधान में कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22% और गैर कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 30%। अर्थात अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, मतलब कोई उद्योग है, वो किसी का अगर शेयर बाईबैक किया है, सॉरी किसी का शेयर परचेज किया है, और अगर वो शेयर बाईबैक में बेच देता, बाईबैक मतलब जिसने आपसे जिस कंपनी का आप शेयर लिए हैं वो कंपनी आपसे शेयर परचेज कर रही है, उसी को कहते हैं बाईबैक करना। तो अगर कोई कॉर्पोरेट अगर अपना शेयर बेचता है बाईबैक के तहत और उसको जो लाभ होगा उस पर 20% का कर देना पड़ेगा, और जो गैर कॉर्पोरेट है वो जो शेयर बाईबैक में बेचता है उस पर जो से एक्स्ट्रा मिलेगा उस पर कितना देना पड़ेगा, 30% ही कर देना पड़ेगा। अगला, एल्कोहल युक्त लीकर, स्क्रैप और खनिज के बिक्रियों के लिए टीसीएस दरों को तर्क संगत बनाने हेतु 2% किया जाएगा और तेंदुपत्ते पर 5% की दर को घटाकर 2% कर दिया जाएगा। मतलब एल्कोहल युक्त लीकर, दारू, स्क्रैप, स्क्रैप मतलब जो भंगार, इन सबों पर जो टीसीएस की दर है वो कितना कर देगा, 2% कर दिया। अर्थात जितने का आप परचेज करते हैं उसका 2% आपको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में जमा करना पड़ेगा। अगला, वायदा सौदों पर ऑप्शनल प्रीमियम और ऑप्शनल कार्यकलाप दोनों पर टीसीए दोनों पर सीटीसी की जो मौजूदा प्रतिशत दर है वो 0.1% है और 0.125% से बढ़ाकर इसको 0.15% कर दिया गया है। अर्थात जो वायदा या ऑप्शनल प्रीमियम है उसके दर को बढ़ाया गया है, 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया गया है, 0.15% कर दिया गया है। अगला, मैट का अतिरिक्त कर, मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, MAT मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, जो पहले कितना था, पहले 15% था। मैट क्या होता है कि अगर कोई संगठन लाभ कमा रहा है और अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर से बच जाता है फिर भी उसको मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स देना पड़ेगा, न्यूनतम वैकल्पिक कर देना पड़ेगा, जिसे मैट कहते हैं। और मैट की दर पहले कितनी थी, 5% थी, जिसे कम करके सरकार ने कितना कर दिया है, सॉरी 15% थी, जिसे कम करके सरकार ने कितना कर दिया है, 14% कर दिया है। तो याद रखिए कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स एक ऐसा कर है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये ऐसा कर है जो सभी लाभप्रद संगठन को देना पड़ता है, जिसकी दर 2025-26 बजट में 15% थी, जिसे घटाकर सरकार ने कितना कर दिया है, 14% उस कर के दर को कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें करों के छूट में दिया गया था। यहां पर थोड़ी सी एक दो और यहां पे कर के दर हैं जो इसको हम करते हैं, फिर इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब है अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि इससे पहले प्रत्यक्ष कर पढ़ रहे थे। अप्रत्यक्ष कर में कहा गया है कि इस बार जो सी फूड उत्पाद हैं, जो समुद्री खाद्य पदार्थ उत्पाद है, उन पर जो कर लग रहा था 1%, उन पर जो मौजूदा 1% कर लग रहा था उसको बढ़ा करके 3% कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, जो सी फूड था उसके प्रसंस्करण हेतु इस्तेमाल किए गए विशेष घटकों के कर मुक्त निर्यात की सीमा को 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया, अर्थात उस पर कर की सीमा बढ़ा दी गई। दूसरा, बैटरी के लिए जो लिथियम आयन सेल का निर्माण होती है और लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए जो कच्चा माल आता है विदेशों से, उस पर सीमा शुल्क को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ताकि हमारे पास लिथियम बैटरी के जो रॉ मटेरियल है वो विदेश से आ सके और हम लिथियम बैटरी के उत्पादन को और बढ़ा सके। साथ ही साथ सरकार के द्वारा सोलर ग्लास के निर्माण में इस्तेमाल हेतु सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर सीमा शुल्क पर छूट दिया गया है, क्योंकि हम नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं और नवीकरणीय ऊर्जा के दो मूलभूत तत्व हैं, कारक हैं, सोलर और लिथियम बैटरी। तो सोलर के भी रॉ मटेरियल, लिथियम बैटरी के भी रॉ मटेरियल पर सरकार द्वारा आयात पर छूट दिया गया, कस्टम ड्यूटी उस पर लगाई नहीं जाएगी।
नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर परियोजना के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर मौजूदा मूलभूत सीमा शुल्क वर्ष 2035 तक विस्तारित किया गया है। अर्थात 2035 तक जो मूलभूत सीमा शुल्क है किस पर, न्यूक्लियर पावर परियोजना के आवश्यक सामग्री के आयात पर जो सीमा शुल्क लगती है उसको 2035 तक बरकरार रखा गया है। लेकिन लिथियम बैटरी और जो सोलर ग्लास के निर्माण में जो रॉ मटेरियल आते हैं उसको सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। वही जो सी फूड के प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होते हैं उसके निर्यात की सीमा को 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है, ताकि हम सी फूड के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने में कामयाब हो सके। एंड लास्ट पॉइंट है, असैनिक प्रशिक्षण एवं अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक कल पुर्जों पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी गई है, ताकि हम विमानों के निर्माण को घरेलू क्षेत्र में बढ़ा सके। इसका मूल उद्देश्य क्या है कि हम घरेलू क्षेत्र में हम क्या कर सके, विमानों के निर्माण के दर को या विमानों के निर्माण को हम क्या कर सके, बढ़ा सके। रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत तथा अन्य आवश्यकता में इस्तेमाल किए जाने वाले विमान के पुर्जों के निर्माण हेतु आयात किए जाने वाले कच्चे पदार्थ पर सीमा शुल्क में छूट दिया गया, ताकि हमारा जो देश है वो रक्षा क्षेत्र के वस्तुओं का क्या बने, प्रोडक्शन हब बन जाए। नेक्स्ट, माइक्रोवेव में इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष पुर्जों पर मूलभूत सीमा शुल्क में भी छूट दिया गया है। माइक्रोवेव में भी छूट दिया गया ताकि जो इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट है उसके क्या किया जाए, उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि अगर छूट देगा तो उत्पादन की जो लागत है वो कम हो जाएगी, लागत कम हो तो वस्तु सस्ता होगा तो लोग उसके उपयोग को क्या करेंगे, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात की जाने वाली सभी कर योग्य सामग्रियों पर टैरिफ के दर को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। और जो व्यक्तिगत इस्तेमाल में जो भी चीजें हम लाते हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर जो टैरिफ लगता था 20% उसको घटाकर 10% कर दिया गया है। और वही 17 दवाओं और औषधियों पर मूलभूत सीमा शुल्क में क्या किया गया है, छूट किया गया, जिसमें कैंसर की जो दवा है उस पर अब सीमा शुल्क लगाई नहीं जाएगी, ताकि वो भारत में भी कम मूल्य में उपलब्ध हो सके। और दो पॉइंट और है, सीमा शुल्क पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है। अब जो सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी जो अग्रिम नियम था, कहा गया कि नहीं, उसको हम 5 वर्ष तक उसको टाल के रखेंगे। और लास्ट है, खाद्य, औषधि, पौधे, पशु और अन्य वन्य जीवों उत्पाद जो निषिद्ध कार्गो का 70% होता है के समाशोधन शामिल प्रक्रिया को अप्रैल 2026 तक संचालन रूप दिया जाएगा। और खाद्य पदार्थ, औषधि, पौधे, पशु और अन्य वन्य जीव उत्पाद जो इनसे उत्पादित हो गए, जैसे मांस वगैरह हो गया, ये औषधि हो गया, इन सबों पर जो निषिद्ध कार्गो का 70% होता है उसको क्या किया गया है, अप्रैल 2026 तक संचालन रूप दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कर, जिसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष दोनों में कुछ न कुछ सुधार किए गए हैं, जो 2026-27 का डेटा था। कल के क्लास में हम एक बार इसे फिर से रिकॉल करेंगे और कल हम शुरू करते हैं बिहार बजट। और बिहार बजट से प्रत्येक वर्ष बिहार के बीपीएससी एग्जाम हो, टीआरई एग्जाम हो या बिहार के जो भी एग्जाम हो, कम से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कम से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कल से हम लोग बिहार बजट को शुरू करेंगे। आज आपका केंद्रीय बजट का पूरा ये 4 सेशन कंप्लीट हुआ, जिसमें हम केंद्रीय बजट के कर्तव्य, उद्देश्य, राजस्व आंकड़ा, बजट के घाटे, बजट की प्राप्ति, बजट के व्यय, इन सभी डेटा को हम लोगों ने इस पे कवर किया है। अगर एक बार इसको ठीक ढंग से स्टडी कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि इससे आने वाले 2 से 3 प्रश्न आपसे कभी छूटने को नहीं। कल के क्लास में हम एक बार आज के क्लास को रिकॉल करके और कल हम बिहार बजट को शुरू कर देंगे। इसीलिए शाम के 7:30 में, एकदम 7:30 में आप सब लोग लाइव आइए। और आपको पता है कि बीपीएससी ने 1230 पदों की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और ये एग्जाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में हो जाएगी। इसलिए समय बहुत कम है, तैयारी बहुत जोर शोर से आपको करना है। इसलिए आप किसी प्रकार की कोई चूक करंट अफेयर में ना करें, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर देखा जाए तो 120 प्रश्न में 30 प्रश्न करंट अफेयर का आता है,
अर्थात लगभग 25% जो योगदान है वो आपकी एग्जाम में करंट अफेयर का है। इसलिए कल की क्लास में बिहार बजट को देखेंगे, फिर हम इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, फिर हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, फिर हम नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो जहां तक मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु बीपीएससी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो आपके मन में, तो आप मुझे, हमारा टेलीग्राम आईडी है इको बाई वरुण, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इको बाई वरुण हमारा टेलीग्राम आईडी है, इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यहां से हम प्रयास करेंगे कि आपके हर डाउट का यहां से सॉल्यूशन अर्थात इसका परेशानी की यहां से जवाब दिया जा सके। तो मिलते हैं कल के क्लास में 7:30 पे। कल हम शुरू करेंगे बिहार बजट। ओके।